उसका पूरा शरीर कुएं के अंदर लटका हुआ था। सिर्फ उसके दोनों हाथ ऊपर पत्थर के किनारे को पकड़े हुए थे। नीचे से अचानक उसके पैरों पर जोर महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींच रहा हो। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। वो पूरी ताकत से किनारे को पकड़े रहा, लेकिन उंगलियां फिसल रही थीं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधों को पकड़कर जोर से ऊपर की तरफ खींचा। कुछ सेकंड की खींचातानी के बाद उसका शरीर किनारे के ऊपर आ गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसने घबराकर ऊपर देखा तो वही बुजुर्ग आदमी उसके पीछे खड़े थे, हाँफते हुए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कुएं से और दूर ले गए। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसकी सांस अटक गई। वहाँ साफ खरोंचों के निशान थे, सीधे गहरे, जैसे नाखूनों से दबाकर खींचा गया हो। कुछ जगहों पर हल्का सा खून भी था। वो कुछ सेकंड्स तक उन निशानों को देखता रह गया। ये मिट्टी में फिसलने से नहीं हो सकता था। बुजुर्ग ने भी वो निशान देखा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बिना कुछ समझाए बस इतना कहा, यहाँ देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है। आरव ने एक बार फिर कुएं की तरफ देखा और फिर वो वहाँ से चला गया। गांव से लौटते समय आरव चुप था। रास्ते भर उसने किसी से बात नहीं की। अब उसे समझ में आ रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सच है और उससे जुड़ा हुआ है। रात तक वो घर पहुंच गया था। उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। अंदर अजीब सी खामोशी थी। लाइट जल रही थी, लेकिन घर में वो कुछ अजीब सा था, जैसे कोई मौजूद हो लेकिन दिख न रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा और तभी उसने देखा, कमरे के बीचों बीच नंदिनी खड़ी थी। इस बार वो गायब नहीं थी, छुपी हुई भी नहीं थी। वो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें पूरी काली थी और उनकी सफ़ेदी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आंखों के आसपास की त्वचा काली और सड़ी हुई लग रही थी, जैसे अंदर से जल चुकी हो। होठों के किनारे पर हल्का सा खून जमा हुआ था। उसकी गर्दन हल्की तिरछी थी। वो हंस रही थी और उसकी वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। वो नंदिनी नहीं थी। आरव दरवाजे के पास ही खड़ा रह गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। सामने जो खड़ी थी वो उसकी पत्नी के शरीर में कोई और चीज़ थी। नंदिनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उसकी आवाज़ निकली, भारी, टूटी हुई, जैसे गले के अंदर से दो अलग सुर एक साथ बाहर आ रहे हों। देख आया कुआं? आरव ने कुछ नहीं कहा। वो और पास झुकी और बोली, वहाँ से बच गया, यहाँ से कैसे बचेगा? उसकी सांस से सड़ी हुई गंध आ रही थी। आरव को अचानक एहसास हुआ वो हमला करने वाली है। अगले ही पल नंदिनी का हाथ बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी। आरव ने तुरंत उसके हाथ पकड़कर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत नॉर्मल नहीं थी। आरव की सांस अटकने लगी। नंदिनी उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाती है। उसकी काली आंखें सीधी उसकी आंखों में टिकी हुई थी। फिर वही दोहरी आवाज़ उसके गले से निकलती है, दो मर चुके हैं, पहले माँ फिर दाई माँ, तीसरा खून पूरा होगा अमावस्या की रात को, तेरा खून मुझे आज़ाद करेगा। आरव की सांस टूटने लगती है। तभी अचानक उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। नंदिनी उसे झटके से छोड़ देती है। आरव ज़मीन पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। गले पर उंगलियों के गहरे निशान उभर आए थे। नंदिनी सीधी खड़ी थी। उसकी गर्दन अब भी हल्की तिरछी थी और आंखें उसी पर टिकी हुई थी। वो धीरे धीरे उसके पास झुकती है। आज नहीं। उसकी आवाज़ इस बार और ठंडी थी। अमावस्या की रात, कोई नहीं बचेगा। वो सीधी होती है और कमरे के अंधेरे कोनों की तरफ देखती है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि भागने की कोई जगह नहीं। छिप जा, भाग जा, जहाँ जाएगा वहीं मिलूंगी। वो उसे फिर से घूरती है और उसके होठों पर धीमी मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल उसका शरीर अचानक ढीला पड़ जाता है और वो फर्श पर गिर जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। आरव कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाता। फिर धीरे धीरे वो घिसट कर उसके पास आ जाता है, उसकी नब्ज़ चेक करता है। उसकी सांस चल रही थी। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा। उसे साफ समझ आ गया था कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। उसे बस अब एक दिन मिला है, कल अमावस्या है। आखिरकार उसने हिम्मत करके उसे उठाया। उसका शरीर पूरी तरह ढीला था, जैसे गहरी नींद में हो। वह उसे सहारा देकर बेडरूम तक ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर रात भर वो उसके पास बैठा रहा। सुबह तक भी नंदिनी होश में नहीं आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वो शांति अजीब और भारी लग रही थी। अमावस्या की रात धीरे धीरे उतर आई। आरव हॉल में बैठा रहा। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर बाद जब वो बेडरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि बिस्तर खाली था। नंदिनी वहाँ नहीं थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो तुरंत पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। तभी अचानक घर की सारी लाइटें चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बालकनी से आती हल्की सी स्ट्रीट लाइट कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। उसी हल्की रोशनी में उसे एक आकृति दिखाई दी। नंदिनी फर्श पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल आगे की तरफ लटक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर थी। ये देखकर आरव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। अचानक नंदिनी का सिर झटका खाकर ऊपर उठा। अगले ही पल वो जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर उसकी तरफ दौड़ी। आरव संभल भी नहीं पाया कि वो उस पर झपटी और उसे नीचे गिरा दिया। उसकी पीठ फर्श से टकराई। नंदिनी उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। बालकनी से आती स्ट्रीट लाइट सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसी रोशनी में वही डरावना चेहरा साफ दिख रहा था। काली आंखें, फटी हुई त्वचा, होठों के किनारे पर जमे हुए खून की लकीर। वो उसके बिल्कुल करीब झुकी थी। अपनी काली आंखें उसकी आंखों में डालकर उसी दोहरी आवाज़ में बोली, वक्त हो गया है। उसके बाद उसकी उंगलियां फिर से आरव की गर्दन पर कस गईं। इस बार पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत थी। नाखून उसकी त्वचा में धंस रहे थे। आरव ने दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़कर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत नॉर्मल नहीं थी। आरव की सांसें अटकने लगीं। गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। नंदिनी हंसती रही। उसका चेहरा उसके इतना करीब था कि उसकी बदबूदार सांसें सीधे आरव के चेहरे से टकरा रही थी। आज कोई नहीं बचाएगा, उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर ज़ोर की आवाज़ हुई। दरवाज़ा बाहर से धक्का मारकर खोला गया। वही आंटी अंदर आई। उनके पीछे तांत्रिक भी था। उसने अंदर आते ही ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे की हवा जैसे भारी होने लगी। नंदिनी का शरीर झटका खाकर पीछे हुआ। उसकी पकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ गई। आरव ने उसी मौके का फ़ायदा उठाया, उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और उससे बचकर निकल गया। तांत्रिक ने राख और पानी कमरे में छिड़का। मंत्रों की आवाज़ और तेज़ हो गई। नंदिनी चीखने लगी। उसकी आवाज़ अब साफ इंसानी नहीं थी। उसका शरीर ज़मीन पर गिरकर बेकाबू होकर तड़पने लगा और तभी उसके मुंह से काला धुआं निकलना शुरू हुआ। धुआं ऊपर उठता गया और एक भयानक आकार लेने लगा और कमरा उस चीख से भर गया जो किसी इंसान की नहीं थी। काला धुआं हवा में मरोड़ खाने लगा, जैसे उसे ज़बरदस्ती खींचकर बाहर निकाला जा रहा हो। उसका आकार साफ होने लगा। एक लंबी टेढ़ी परछाई, जिसके बीच में दो काले गड्ढों जैसे निशान थे जहां आंखें होनी चाहिए थी। उसकी चीख तेज़ होती गई, इतनी तेज़ कि आरव ने अपने कान बंद कर लिए। तांत्रिक ने मंत्र और तेज़ पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने मुट्ठी भर राख उस धुएं की तरफ उछाली। धुआं जैसे जल उठा। वो तड़पने लगा, सिमटने लगा, फिर अचानक पूरे कमरे में फैल गया। एक पल के लिए सब कुछ पूरी तरह काला हो गया और फिर सब शांत। लाइट वापस आ गई। नंदिनी ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। चेहरा अब नॉर्मल लग रहा था। त्वचा पर वो फटी हुई दरारें नहीं थी।
होठों पर जमा खून गायब था। कमरे में कोई धुआं नहीं था। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, ये निकल चुकी है। आरव धीरे धीरे उठकर नंदिनी के पास गया। उसकी नब्ज़ चल रही थी। कुछ सेकंड्स बाद उसकी पलकों में हलचल हुई। उसने आंखें खोली। इस बार उनमें सिर्फ डर था। आरव, क्या हुआ? उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका था। आरव कुछ पल तक वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठा। उसका गला अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र सीधे आंटी पर गई। वो उनके पास गया और थैंक यू बोला। उसकी आवाज़ अब भी भारी थी। आंटी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था ना, तुम अकेले नहीं हो, उन्होंने शांत आवाज़ में कहा। तांत्रिक दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुककर उसने गंभीर आवाज़ में कहा, ख़त्म तो हो गया है, लेकिन सावधान रहना, कुछ चीज़ें जल्दी हार नहीं मानती। घर में अब भी फिर से वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार हल्का। आरव ने मुड़कर नंदिनी को देखा तो बिस्तर पर बैठी थी, उलझी हुई, कमज़ोर लेकिन नॉर्मल। उसे लगा सब सच में ख़त्म हो चुका है, और उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता गया। नंदिनी को पिछले कुछ दिनों की कोई साफ याद नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया गया, टेस्ट्स हुए, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। गले पर उभरे निशान कुछ दिनों में हल्के पड़ गए। घर का माहौल बदल चुका था। अब वहाँ डर नहीं, सुकून महसूस होता था। रातें बिना किसी अजीब एहसास से गुजरने लगी। आरव ने कई बार आंटी को धन्यवाद कहा। वो पहले की तरह ही व्यवहार कर रही थी, पहले जैसी ही आवाज़, पहले जैसा ही अपनापन। उन्होंने एक दिन हंसते हुए कहा, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरव ने यकीन कर लिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक छोटी सी बात बदली। एक शाम आंटी चाय लेकर आई। कप देते समय उनकी उंगलियां एक पल के लिए आरव की कलाई को छू गई। छूते ही उसे वह ठंडी सी लहर महसूस हुई, बिल्कुल वैसी जैसे कुएं के पास हुई थी। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सब ठीक है? आंटी ने पूछा। उनकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब वो मुड़ी तो उनके होठों के किनारे पर वही हल्का सा खिंचाव था, वही मुस्कान थी। इस बार उसने साफ देखा, वो मुस्कान आंटी की नहीं थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।